जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार आप सबको। और ब्राह्मी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जैसा कि हम बायोलॉजी का फाउंडेशन पढ़ रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो है ये टर्म किसने दिया? तो बायोलॉजी टर्म जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। अब लेमार्क वाला एक लेमार्क नाम के विद्वान आए, व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि बायोलॉजी पर मार्क तो मैं ही करूँगा, तो उन्होंने बायोलॉजी पे मार्क कर दिया। तो लेमार्क और ट्रेविनरस ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर बायोलॉजी के जनक मतलब कि फादर यहाँ पर कौन है? अरस्तु। सबसे पहले बायोलॉजी का ज्ञान इन्होंने ही करवाया, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बायोलॉजी जो थी उसमें क्या था कि यहाँ पर बायोलॉजी जो थी पहले यहाँ पर बायोलॉजी जो अलग अलग ब्रांचेस में नहीं बटी हुई थी, पूरी की पूरी जूलॉजी के अंतर्गत ही आती थी। तो यहाँ पर वो पूरी जूलॉजी के अंतर्गत ही आती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि बायोलॉजी में अलग अलग क्वालिटीज़ देखी गई, तो इन्होंने अध्ययन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस बना दी बायोलॉजी की। तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस है? सबसे पहले तो आएगा जूलॉजी, जो आपका होता है जंतु विज्ञान। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। और जेनेटिक्स मतलब होता है आपका अनुवांशिकी विज्ञान। तो यहाँ पर हम उत्तरोत्तर अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी का थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। तो जूलॉजी जो है, यहाँ पर जूलॉजी क्या है तो अभी हम देख लेते हैं। तो जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। अब जूलॉजी में आते कौन है? तो आते हैं एनिमल, जो कि लिविंग है, सजीव है। और यहाँ पर फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा गया है। और यहाँ पर क्या था कि अरस्तु ने अपनी बुक हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया यहाँ पर लिखी है। और यहाँ पर अरस्तु साहब ने 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। जैसे कि हम हो गए गाय, भेड़, चिपकली, सभी के लक्षण अलग अलग थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक बुक लिख डाली, उसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब चलते हैं बॉटनी की तरफ। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बॉटनी जो है उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब इसमें आते कौन है? पेड़ पौधे मतलब कि प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है? तो वो है थियोफ्रेसिस या फिर थियोफ्रेस्टस भी बोलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने भी 500 प्रकार के प्लांट के ऊपर स्टडी की। और ये इन्होंने देखा कि ये सारे प्लांट अलग अलग दिखते हैं, तो इन्होंने इनके लक्षणों के आधार पर इन्होंने भी अपनी बुक लिख डाली, जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ। अब तीसरी ब्रांच का नाम है माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। और यहाँ पर हम अध्ययन किसका करते हैं? तो माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म जीवों का। अब सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव वे होते हैं कि उनका आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो देख पाते हैं, लेकिन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये सारी चीज़ें, एल्गी, फंगी वगैरह, ये सारे इसमें ही आते हैं हमारे सूक्ष्म जीवों में। और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के बारे में सबसे पहले जो है वो किसने बताया? तो यहाँ पर बताया हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में जानते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। किसने की? हमारे ल्यूवेनहॉक ने। और यहाँ पर क्या होता है कि हमको याद कैसे रखना है? अगर आपको याद नहीं हो तो इसमें क्या आ रहा है? हॉक। तो यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ही छोटा होता है, तो छोटी चीज़ों को हम किससे पकड़ेंगे? हुक से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर ल्यूवेनहॉक और बैक्टीरिया की खोज हो जाएगा। और यहाँ पर फिर अगर हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, आधुनिक की सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें, तो इनका श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिनका नाम है लुईस पाश्चर। और इन्होंने
पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को भी बताया था, जैसे कि दूध को कितने डिग्री पर कितने समय के लिए उबालना है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब चौथी हमारी ब्रांच जो आती है उसका नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है? जेनेटिक्स, मतलब कि अनुवांशिकी। अब इस अनुवांशिकी में होता क्या है कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था जेनेटिक्स में, कि जो किसी भी एक पीढ़ी की जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो दूसरी पीढ़ी में इन जीन के थ्रू चली जाती है। और यहाँ पर जीन जो है, इसका भी जो छोटा भाग है वो जीन किससे मिलकर बना होता है, तो वो होता है गुणसूत्र, यानी कि ये यहाँ पर लिख रखा है आपका। और यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक है हमारे मेंडल साहब, जो एक चर्च में पादरी रहा करते थे, और उन्होंने मटर के पौधे पर, पी के प्लांट पर इन्होंने सर्च किया, पूरा ही रिसर्च किया, तो सारी चीज़ें इनके सामने आई। और यहाँ पर जैसे कुछ कैरेक्टर जीन के फॉर्म में पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में आए गुणों को जीन कैरी करते हैं, जो हमें पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में मिले हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, किसी के मम्मी पापा की आंखें भूरी होगी तो बच्चों की भी मोस्टली भूरी होगी, स्किन का कलर, बालों का कलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमने बात की कि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था तथा कुछ लॉ बनाए थे, ठीक है, जिसको मेंडल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पर ये जेनेटिक्स जो है, इसमें क्या होता है कि जो हमने बताया कि अभी ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं वो स्थानांतरण। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें अगर किसी जीव में है तो उसको लिविंग बॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो किसे कहते हैं, उपापचयन क्रियाएं किसे कहते हैं, तो ये पूरा के पूरा नीचे लिखा हुआ है कि जो पूरे दिन में हमारे शरीर में होने वाली जो संपूर्ण रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम सोच लें कि डाइजेशन हो गया, हमारा रेस्पायरेशन श्वसन हो गया, न्यूट्रिशन पोषण हो गया, तो ये सारी हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन हो, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, तो ये सारी ही उपापचयन क्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर जैसे डाइजेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि खाना पचाते हैं, फिर क्या होता है उपापचयी क्रिया में कि खाना पचा, फिर उसके बाद एनर्जी निकली, फिर एनर्जी क्या हुई, हर सेल तक पहुंची, और उसके बाद में जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाला। और यहाँ पर अगर एनर्जी मिल गई और फिर उसके बाद हम जो ब्लड में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम जो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि वो ब्लड में घुल जाता है और वो भी हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और जैसा कि हमने बात की थी कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो जो फूड के हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं, बड़े बड़े अणु जो खाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया जो है, ब्रेक करने की प्रक्रिया जो है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं पाचन। और यहाँ पर इसको छोटे पार्ट में तोड़ा और यहाँ से निकली क्या, तो यह एनर्जी निकलती है यहाँ पर। और उसके अलावा साथ में जो वेस्ट बनते हैं इसमें, ठीक है, क्या बनता है, जो वेस्ट बनता है उसमें क्या रहता है कि इस वेस्ट में जहर होता है, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो ऑर्गन को, हमारे ऑर्गन को या फिर किसी जीव के ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, इसलिए इनको निकालना भी ज़रूरी होता है, इनका एक्सक्रीशन भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना सजीव शरीर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सक्रीशन बोलेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन होता क्या है, उत्सर्जन होता क्या है, तो यहाँ पर
सबसे पहले ये है आपका उत्सर्जन, जो अभी हमने कहा कि हमारे शरीर में जब खाना पचता है और उसके बाद में जो वेस्ट चीज़ें निकलती है उसमें टॉक्सिक चीज़ें होती है तो शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, यहाँ पर प्लांट में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, एक्सक्रीशन होता है, जिसे प्लांट में जो गोंद निकलता है वो भी उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहलाता है। जो लेटेक्स होता है, जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वो भी क्या होता है, वो भी उत्सर्जन ही होता है। और यहाँ पर जीव वो है जिसमें श्वसन हो, ठीक है। तो यहाँ पर श्वसन कैसे होता है, तो श्वसन जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो उनका जो चीज़ें लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो बनता क्या है, वो टोटल वो लास्ट में ग्लूकोज ही बनता है। और उसके बाद में ऑक्सीजन जो होती है, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगी। अब किस किस में तोड़ेगी, एक तो CO2 में तोड़ेगी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और एक H2O में तोड़ेगी यानी कि पानी, और ATP मतलब कि एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जब हम हमारा खाना खाते हैं फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है और यहाँ पर निकलता क्या क्या है, CO2 होता है। तो ये इसको हम श्वसन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और पानी बनता है, और ATP एनर्जी के रूप में बनती है। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर मेरी स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप कम कर लीजिएगा, और अगर कम है तो उसको बढ़ा लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग इसको सेव कर लीजिएगा यूट्यूब पर, ओके। और यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि CO2 की हमें ज़रूरत नहीं, इसे वेस्ट काउंट कर बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो वो है टू जनरेट ATP, यानी कि ATP को जनरेट करना। और यहाँ पर जो ग्लूकोज जो बना उसको क्या क्या कहते हैं, हम उसको सेल्यूलर फ्यूल बोलते हैं, हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको कोशिकीय ईंधन बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आता है जीव, वह है जिसमें पोषण हो, ठीक है, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है। अब हमारे 2 टाइप कौन से होते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। क्या होता है, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स होता है। अब ऑटोट्रोप्स मतलब कि स्वपोषी, यानी कि हमारा खुद का भोजन खुद ही बना ले। अब ऐसा नहीं है कि यार हमारी मम्मी खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं तो इसमें आएगा कि स्वपोषी, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है और ना ही कहीं पर जाना है। तो ये काम कौन करते हैं, वो प्लांट करते हैं, एल्गी मतलब कि शैवाल करते हैं। और ये किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो लास्ट टाइम कुछ प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लूकोज। और एक कहता है हेटेरोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स मतलब कि परपोषी, यानी कि जो दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, दूसरी चीज़ों पर आश्रित हैं बाहर की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आता है, वो आती है हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर कुछ और जीव हो गए, एनिमल हो गए, तो वो सारे ही परपोषी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीव वह है जो प्रजनन करे, जो रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, रिप्रोडक्शन करे, तो वो होता है प्रजनन कहते हैं। ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो लैंगिक प्रजनन होता है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अलैंगिक प्रजनन होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो है, ये सारे जीवों में होता है, मतलब कि जो हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, इन सब में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन किस चीज़ को छोड़कर, प्लांट को छोड़कर। प्लांट में दोनों तरीके के प्रजनन होते हैं, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसा किस टाइप से क्या होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है,
ठीक है। और यहाँ पर जो फीमेल जो होती है उसका ओवम होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं जाइगोट। और यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन जो होता है, जो पेड़ पौधों में होता है, उसको हम तने की काट से बनाते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो किससे बनाते हैं, पेड़ पौधों की तनों की काट से बनाते हैं। जो आपने कभी देखा होगा या फिर स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि कोई गुलाब हुआ या कोई पौधा हुआ, उसका तना काट कर उस पर किसी दूसरे तने का, उस तने को जोड़ देते हैं, वहाँ पर लिंक कर देते हैं और कुछ कपड़े से बांध देते हैं, तो आगे चलकर वो ब्रांच जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये इस टाइप से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं, और इसमें क्या होता है, लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। ये लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जीव वह है जिसमें सेंसिटिविटी हो। अब सेंसिटिविटी क्या होती है, मतलब कि संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता हम किसे कहेंगे, मतलब कि महसूस करना, फील करना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मैं बोल ही देती हूँ, सही से लिख नहीं पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर महसूस करना, फील करना होता है। अब फील करना कैसे होता है कि यहाँ पर जैसे कि हमें किसी गर्म मौसम में, गर्म इन्वायरमेंट में हम गए तो हमें गर्मी लगी, या फिर गर्मी आई तो हमें गर्मी लगी, सर्दी आई तो हमें सर्दी लगी। और यहाँ पर किसी ठंडे वातावरण में हम जाते हैं तो हमको सर्दी लगती है, वो चीज़ हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संवेदनशीलता। जिसको किस चीज़ से वो करते हैं हम, मतलब कि अनुकूलन से। ये सारी संवेदनशीलताएं जो होती है, सबसे पहले तो जो जीव है वो संवेदनशील है, ठीक है। और यहाँ पर जीव कौन है, जिसमें अनुकूलन है। और अनुकूलन होता क्या है, तो यहाँ पर वातावरण की कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालना, इसको बोलेंगे हम अनुकूलन बोलेंगे। जैसे पौधों में नागफनी। अब पौधों में नागफनी कैसे होती है कि वो बहुत ही गर्म क्षेत्र में उगती है, रेगिस्तान, डेजर्ट में उगती है। तो यहाँ पर नागफनी, अब वहाँ पर पानी होता नहीं है, तो नागफनी के पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी की कमी के कारण खुद को इतना सिकोड़ लेते हैं कि वो कांटों के रूप में बदल जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, अभी वाष्पोत्सर्जन वो क्या, थोड़ा हिंदी में वो बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ये होता है। उसको कहेंगे हम वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं तो पानी की कमी होगी ही नहीं, पानी यूज़ ही नहीं होगा। तो फिर जैसे वाष्पोत्सर्जन आप सोच रहे हैं कि क्या होता है, जो जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं वो क्या होता है कि पानी जो होता है, एक्स्ट्रा पानी वो बाहर निकालती है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर नागफनी के पौधे में अगर उसने कांटों का रूप धारण कर लिया, तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन मतलब कि पानी निकला ही नहीं, तो यहाँ पर पानी की कमी के कारण ये चीज़ें होती हैं, तो उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। और यहाँ पर जीव कौन है, जिसमें लाइफ साइकिल है। और लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, जीवन चक्र, मतलब कि जन्म से लेकर मरने तक, ठीक है। तो ये सारी जो सजीवों की विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी, लेकिन एक छोटा सा वीडियो हम प्रोटोप्लाज्म का बनाएंगे, ठीक है। कि जीव वो होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है। तो यहाँ पर जीव द्रव्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक हमने इन क्वालिटीज़ को ही लिया है सजीवों की, और प्रोटोप्लाज्म के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे छोटा सा, जो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से हम सेल की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज तक
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।